हेलो एवरीवन, मेरा नाम आर्यन अग्रवाल है और हम बात कर रहे थे लिक्विड स्टेट पे। प्रैक्टिस सेशन हम लोग डिस्कस कर रहे थे। हमने टॉपिक वाइज डिस्कशन स्टार्ट करा था। इंटर कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स का हमने देख लिया था। इसके बाद हमने राउल्ट्स लॉ और डाल्टन्स लॉ के ऊपर बाइनरी सोल्यूशन में हमने देखा था। देन हमने रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एंड राउल्ट्स लॉ के ऊपर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे थे। अब इसी प्रैक्टिस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं और अब बात करेंगे हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। और ध्यान रखो कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इस चैप्टर में इसी टॉपिक से आते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वाला जो सेक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप नीट की बात करो, जेई की बात करो, मेंस, एडवांस, मैक्सिमम क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। पीवाईक्यू से आप एनालिसिस कर सकते हो। तो सभी टॉपिक्स को बहुत अच्छे से करो, लेकिन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वाला टॉपिक खास तौर पे ये रिलेटिव लोअरिंग, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, ऑस्मोटिक प्रेशर, इनको एकदम अच्छे से कवर करो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि व्हेन 10.6 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड इन 740 ग्राम ऑफ ईथर, इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज रेज्ड 0.284 डिग्री सेल्सियस। यानी कि कह रहा है बॉइलिंग पॉइंट कितना रेज्ड हो गया है, 0.284 डिग्री सेल्सियस। हमसे मोलर मॉलिक्यूलर वेट यानी कि मोलर मास सब्सटेंस का पूछ रहा है और मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट फॉर ईथर हमें दिया हुआ है। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर ये सीधा सीधा क्वेश्चन है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू मोलालिटी। आई मत भूल जाया करो, ठीक है। अभी आई 1 होगा, लेकिन जब वांट ऑफ फैक्टर पढ़ेंगे तब आई की वैल्यू कुछ होगी। तो अगर आई भूल गए तो काम नहीं चलने वाला, आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा टीबी आई इंटू के बी इंटू मोलालिटी। ठीक है, अपने को ये बात समझ में आ गई। ठीक है, तो अपने को पता है। और टीबी क्या होता है? डेल्टा टीबी क्या होता है? डेल्टा टीबी होता है आपका टीबी माइनस टीबी नॉट। टीबी डेल्टा टीबी क्या होता है? टीबी माइनस टीबी नॉट। ठीक है, टीबी क्या है आपका? आपका न्यू बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि आपका जब आपने ये पूरा सोल्यूशन मिला दिया है, पूरा सोल्यूशन बना दिया है, तब जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो आपका क्या है? टीबी है। और टीबी नॉट क्या है? आपका ओरिजिनल बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, उस सॉल्वेंट का ओरिजिनल बॉइलिंग पॉइंट। केबी क्या है आपका? इबोलोस्कोपिक कांस्टेंट है या मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है। और एम आपका मोलालिटी है, साथ ही साथ आई आपका वांट ऑफ फैक्टर है। फिर से सुन लो, एम क्या है? मोलालिटी। के बी क्या है? इबोलोस्कोपिक कांस्टेंट या फिर मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। आई आपका क्या है? आपका वांट ऑफ फैक्टर है। के बी जो होता है वो किसके लिए डिफाइंड होता है? सॉल्वेंट के लिए डिफाइंड होता है। डेल्टा टीबी क्या है? दिस इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और होता क्या है? टीबी माइनस टीबी नॉट। यहाँ पे टीबी क्या है? जो हमारा सोल्यूशन का जो फाइनल जो हमारा सोल्यूशन बना उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है। और टीबी नॉट है हमारा ओरिजिनल जो सॉल्वेंट था उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है। तो ये हमारा ये हो गया। ठीक है, अब हम बात करें तो इसने बॉइलिंग पॉइंट रेज दे रखा है, मतलब डेल्टा टीबी दे रखा है 0.284 इज इक्वल टू आई। अब आई तो नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस है तो आई तो 1 ही होगा। ठीक है, के बी हमारा कितना है? 2.11 है। यूनिट देख लो, डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल, यानी कि वही मोलारिटी इनवर्स डिग्री सेल्सियस। मोलारिटी इनवर्स इसी में होनी चाहिए थी। ठीक है, इनटू मोलालिटी। मोलालिटी कैसे निकलेगी? मोलालिटी निकलेगी मोल्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि ऊपर क्या आएगा? मोल्स ऑफ सल्यूट 10.6 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सल्यूट, MW मान लो, यही तो निकालना है। तो ये मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सॉल्वेंट क्या है? ईथर है। 740 बाय 1000। 740 ग्राम तो मास है सॉल्वेंट का इन ग्राम, केजी में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 1000 कर दिया। यहाँ से हम मोलर मास निकाल लेंगे। सॉल्व करोगे तो आपका मोलर मास आ जाएगा और वो कितना आएगा? 106.42 ग्राम पर मोल। अगर क्वेश्चन में बोले कि इसे नियरेस्ट इंटीजर में राउंड ऑफ करो तो आप नियरेस्ट इंटीजर में राउंड ऑफ कर देना। ठीक है, तो नियरेस्ट इंटीजर में राउंड ऑफ करोगे तो 106 आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन हो गया। नीट में क्या ऑप्शंस बना देगा, पूछ देगा। मेंस का लेवल का क्वेश्चन है, नॉन सब्जेक्टिव MCQ वाला, उसमें ऑप्शंस बना देगा। तो क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन को समझो आप। ठीक है, आगे बढ़े।
तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे? क्वेश्चन में कह रहा है एक सोल्यूशन है जिसमें 3.24 ग्राम है नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, और 200 ग्राम तो पानी है, ठीक है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट हमें दिया हुआ है 100.130 डिग्री सेल्सियस एट 1 atm, ठीक है। मोलर मास ऑफ सोल्यूट पूछा है, के भी दिया हुआ है वाटर का, ठीक है। तो हमें क्या पता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन है, डेल्टा टी बी इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू मोलैलिटी, ये बात अपने को पता है, ठीक है। अब डेल्टा टी बी क्या है? डेल्टा टी बी है आपका टी बी माइनस टी बी नॉट, यही है। अच्छा, अब आई वांट ऑफ फैक्टर है, के बी बॉलोस्कोपिक कांस्टेंट, एम मोलैलिटी, टी बी जो आपका सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है, और टी बी नॉट ओरिजिनल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, और के बी हमारा किसके लिए डिफाइंड है? सॉल्वेंट के लिए डिफाइंड है, ठीक है। तो आई की वैल्यू तो क्या है? नॉन वोलेटाइल, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है आपका। इलेक्ट्रोलाइट अगर होता भी नॉन वोलेटाइल, आपका सपोज इलेक्ट्रोलाइट भी होता, लेकिन आपको इलेक्ट्रोलाइट तो गिवन नहीं है, जब तक कुछ गिवन नहीं है आपको कुछ आइडिया नहीं लग रहा तो वन ही मानोगे। के बी की वैल्यू आपको दी हुई है 0.513, ठीक है। अब आता है आपको मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या है? मोलैलिटी क्या होगी? मोल्स ऑफ सल्यूट, यानी कि 3.24 ग्राम सल्यूट है, तो इसको क्या करोगे आप? मोलर मास से डिवाइड करोगे, क्या है? मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, 200 ग्राम है, केजी में कन्वर्ट करोगे वाटर को तो 200/1000, तो ऊपर क्या है? मोल्स ऑफ सल्यूट 3.24 डिवाइड बाय मोलर मास डिवाइड बाय क्या है नीचे? मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि वाटर का मास इन केजी, इक्वल टू टीबी, यानी कि इस सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना कह रहा है? 100.13, तो टीबी क्या होता है? सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100.130, ठीक है। और टीबी नॉट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। हम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट निकालेंगे। अच्छा, अब हमें 1 atm पे कह रहा है, 1 atm पे क्या होता है? 1 atm पे हमारा नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट डिफाइंड होता है। भाई नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है पानी का? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 डिग्री नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब? बॉइलिंग पॉइंट इज क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट होता है जब वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो। जब वेपर प्रेशर किसी भी सॉल्वेंट का, किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? जब उस वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए, और अगर एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm है तो इसको नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। और पानी के लिए नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पानी का कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस, सिंपल। तो आप यहाँ पे 100 लिखोगे, क्यों? क्योंकि आपको 1 atm पे कह रहा है और पानी का बॉइलिंग पॉइंट आपको दिया है, क्योंकि पानी क्या है? सॉल्वेंट है, तो आपको यहाँ पे पानी का बॉइलिंग पॉइंट लिखना होगा। तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट एट 1 atm प्रेशर, यानी कि 1 atm प्रेशर पे आपका नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट डिफाइंड है, और नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पानी के लिए 100 डिग्री सेल्सियस है। तो सिंपल आपने यहाँ पे 100 लिख दोगे, ठीक है। ये आपको ये वाली 1 atm वाली बात इसलिए दी थी जिससे आप टीबी नॉट निकाल पाओ, ठीक है। तो अब यहाँ से आप क्या मोलर मास निकाल सकते हो? निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो, ठीक है। तो मोलर मास आपका कितना आ जाएगा? 63.92 ग्राम पर मोल आ जाएगा। अब नियरेस्ट इंटीजर में राउंड ऑफ करना हो तो 64 हो जाएगा, सिंपल। तो क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है। सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, कोई ज़्यादा लंबे चौड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। आगे बढ़े। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन है मोलर वेट या फिर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दिया है 58 ग्राम पर मोल, ठीक है। आपको क्या कंप्यूट मतलब निकालो बॉइलिंग पॉइंट। आपको कंप्यूट सपोज मतलब समझ में नहीं आया तो आप आगे पढ़ो, पूरी लाइन पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा। कंप्यूट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 24 ग्राम सोल्यूट एंड 600 ग्राम वाटर, ये मिला के सोल्यूशन बनाया। मतलब कंप्यूट का क्या मतलब? निकालना ही है आपको, और क्या। व्हेन बैरोमेट्रिक प्रेशर is such that pure water boils at 99.725 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो आपको प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। हमने प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर को ऐसे एडजस्ट करा कि प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 99.725 डिग्री सेल्सियस है। तो ये क्या आपका टीबी नॉट दिया हुआ है, ठीक है, और केबी भी दिया हुआ है। तो आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए आप क्या बोलोगे? डेल्टा टीबी, जो कि किसके बराबर होगा? टीबी माइनस टीबी नॉट इक्वल टू आई, आई मत भूल जाना, आई इंटू के बी इंटू मोलैलिटी, ठीक है। तो अब टीबी क्या है आपको निकालना है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन निकालना है, माइनस आपको प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है 99.725 डिग्री सेल्सियस, इक्वल टू आई,
कोई आइडिया नहीं लग रहा तो 1 ही है ऑब्वियसली। ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट ही होते हैं जनरली, तो हमारा आई का वैल्यू 1 हो जाएगी। इंटू के बी की वैल्यू गिवन है 0.513 इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होगी? मोल्स ऑफ सल्यूट, ठीक है, और सल्यूट कितना है? 24 ग्राम है, डिवाइड बाय इट्स मोलर मास। और है क्या है सल्यूट? ये बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड ही तो सल्यूट है, तो इसका मोलर मास दिया हुआ है 24/58, तो मोल्स ऑफ सल्यूट आ गए, डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। 600 ग्राम है सॉल्वेंट, यानी कि पानी ही तो सॉल्वेंट है, तो 600 ग्राम को डिवाइड बाय 1000 कर दो, तो ऊपर मोल्स ऑफ सल्यूट, नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यहां से आप क्या निकाल लोगे? आप टीबी निकाल लोगे। कितना आ जाएगा? 100.079 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो, सिंपल फंडामेंटल लेवल के क्वेश्चंस हैं। आप इस चैप्टर में मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं ऐसे ही फॉर्मूला बेस्ड ही होते हैं, तो आपको बस क्वेश्चन की लैंग्वेज को इंटरप्रेट करना और आपको वैल्यू पुट करनी है और आपको आंसर निकालना है। लैंग्वेज में फंसा सकता है बस वो, एक चीज कर सकता है, लैंग्वेज में आपको फंसा सकता है, तो इसीलिए प्रैक्टिस कर रहे हैं हम। ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस भर भर के करेंगे जिससे कोई चीज छूटे ना भाई। अच्छा ठीक है भाई, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एक्वस सोल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। एक्वस सोल्यूशन का मतलब सॉल्वेंट तो पानी है, और सोल्यूट तो उसने कह दिया कि एक नॉन वोलेटाइल है, ठीक है। और सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आपको दिया हुआ है, यानी कि ये क्या है? टीबी है। एट व्हाट टेम्परेचर विल दिस सोल्यूशन फ्रीज? अब आपसे पूछ रहा है किस टेम्परेचर पे ये सोल्यूशन फ्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो अब आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इन दोनों को रिलेट करना पड़ेगा। बात समझे? ठीक है, तो आपको क्या दिया है? देखो, एक्वस सोल्यूशन है, एक्वस सोल्यूशन है, इससे क्या मतलब समझे कि सॉल्वेंट है क्या? पानी। अच्छा, पानी है। अब के बी और के एफ किसके लिए डिफाइंड होते हैं? सॉल्वेंट के लिए डिफाइंड होते हैं। और वाटर का के बी आपको गिवन है 0.52 डिग्री सेल्सियस पर मोलर, पर मोलर, ठीक है। और के एफ नहीं गिवन है, लेकिन के एफ आपको ये पता होना चाहिए, के बी और के एफ वाटर के आपको पता होने चाहिए कि के एफ कितना होगा? 1.86, यही सेम यूनिट डिग्री सेल्सियस पर मोलर। तो ये के बी है, के बी कितना? 0.52 डिग्री सेल्सियस पर मोलर, और के एफ 1.8 डिग्री सेल्सियस पर मोलर। पानी के लिए ये चीज होती है, ठीक है। आपको ये बात समझ में आ गई? और एक और बात, अगर सॉल्वेंट पानी है तो आप और कुछ चीज भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? कि वाटर का टीबी नॉट, मतलब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। आपको प्योर स्टेट में वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बताना पड़ेगा ना, वही टीबी नॉट होगा, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ऐसी प्योर स्टेट में वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट जो कि टी एफ नॉट होगा, वो कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस होगा। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। ऑब्वियसली बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट तो पता ही होता है, ये बात भी आपको याद होनी चाहिए, के बी और के एफ। और ये सभी चीज सॉल्वेंट की लिखते हैं, ये बात भी आपको समझ में आनी चाहिए। तो अब आपको दो चीजें हैं, एक है आपका डेल्टा टी बी इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू मोलैलिटी, और दूसरा है डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी। यही चीज है, बताओ। आप क्या करो? आप इसको डिवाइड लगा दो। जब आप इसको डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? डेल्टा टी बी अपॉन में डेल्टा टी एफ। आई से आई कट जाएगा, मोलैलिटी से मोलैलिटी कट जाएगा, आपका अपॉन में क्या आ जाएगा? के बी अपॉन के एफ, ठीक है। अब और इसे इंटरप्रेट करें कि इतनी बात अपने को समझ में आ गई, ठीक है। क्योंकि हमें आई भी नहीं पता थी, मोलैलिटी भी नहीं पता थी, तो हमने डिवाइड कर दिया, सिंपल। अच्छा, अब डेल्टा टीबी क्या होता है? क्या टीबी माइनस टीबी नॉट? अच्छा ठीक है। अच्छा, अब डेल्टा टीएफ क्या होता है? डेल्टा टीएफ, देखो डेल्टा टीबी क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो वो क्या होगा? टीबी माइनस टीबी नॉट। लेकिन डेल्टा टीएफ क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो ये क्या होगा? टीएफ नॉट माइनस टीएफ, ये उल्टा होता है, बात ध्यान रखना। और इसका रीजन भी यही है कि एक एलिवेशन है, तो वो टीबी माइनस टीबी नॉट, ठीक है। और एक डिप्रेशन है तो टीएफ नॉट माइनस टीएफ, ठीक है, जिससे वैल्यू दोनों पॉजिटिव आए, इस वजह से।
ठीक है। और पॉजिटिव क्यों? आप नेगेटिव ही क्यों नहीं ला रहे कि आपने टीबी, आपने इसी में भी आप फाइनल माइनस इनिशियल कर देते, जैसे एलिवेशन में होता है टीबी माइनस टीबी नॉट, और ऐसे ही डिप्रेशन में कर देते कि सोल्यूशन का यानी कि टीएफ माइनस टीएफ नॉट। इसलिए नहीं करा क्योंकि हम बोलते ही हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, सपोज आपकी वैल्यू एक्स आई और एक्स पॉजिटिव है, तो डिप्रेशन बोलने का मतलब है कि आपने नेगेटिव उसी में इंक्लूड कर लिया। तो आप डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट माइनस एक्स नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट माइनस एक्स बोल दोगे तो इसका मतलब हो गया एलिवेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसीलिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। तो हमें हमेशा वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। बात समझ में आई? हाँ, यही बात। ठीक है। ठीक, नहीं तो फॉर्मूला को ध्यान भी रख सकते हो, वैसे समझ में आ गई होगी। ठीक है। अब बात करें तो टीबी हमें पता है, दिया हुआ है कि जो सोल्यूशन है वो कितने पे बॉईल करता है, 100.17 डिग्री सेल्सियस, और टीबी नॉट हमें पता है 100 है। बिल्कुल। डिवाइड बाय टी एफ नॉट हमें पता है 0 है। टी एफ हमें निकालना है, इक्वल टू के बी पता है वाटर के लिए कितना है, 0.52 है। और के एफ डिवाइड बाय के एफ हमें पता है कितना है वाटर के लिए, 1.86 है। एक इक्वेशन है, एक वेरिएबल है, टी एफ निकालना है, टी एफ निकल जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो टी एफ कितना आएगा, नेगेटिव का 0.608 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब ये आया फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा, अब आप क्रॉस चेक करो कि अब मैं पूछूं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना हुआ, एक दूसरा क्वेश्चन पूछूं कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना हुआ, तो आप क्या करोगे, टी एफ नॉट माइनस टी एफ करोगे। तो टी एफ नॉट कितना है, 0 है, माइनस दिस यानी कि माइनस माइनस 0.608। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 0.608 डिग्री सेल्सियस आपका क्या हुआ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और फ्रीजिंग पॉइंट सोल्यूशन का हो कितना गया, -0.608 डिग्री सेल्सियस। और डिप्रेशन कितना हुआ, 0.608 डिग्री सेल्सियस। तो डिप्रेशन बोलोगे और वो वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, इसीलिए टी एफ नॉट माइनस टी एफ करा। और एलिवेशन बोला, इसीलिए ये वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, इसीलिए अपने फाइनल माइनस इनिशियल करा, क्योंकि एलिवेशन है तो सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है और ओरिजिनल सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो पॉजिटिव के लिए आपको सोल्यूशन माइनस सॉल्वेंट का करना पड़ेगा बॉइलिंग पॉइंट, वो क्योंकि वो एलिवेशन है, ये डिप्रेशन है। ठीक है, आपका आंसर आ गया। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि प्योर बेंजीन फ्रीज एट 5.45 डिग्री सेल्सियस, यानी कि हमें क्या दिया हुआ है, टी एफ नॉट दिया हुआ है, टी एफ नॉट दिया हुआ है। ठीक है। एक सोल्यूशन बनाया हमने 7.24 ग्राम C2H2Cl4 एंड 115.3 ग्राम बेंजीन was observed to freeze at 3.55 डिग्री सेल्सियस। हमसे मोलल फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट ऑफ बेंजीन पूछ रहा है, यानी कि के एफ पूछ रहा है। ठीक है, के एफ पूछ रहा है। आपका क्या है, डेल्टा टी एफ क्या होता है, किसके बराबर होता है, अभी बताया मैंने, अच्छे से समझाया भी कि टी एफ नॉट माइनस टी एफ के बराबर होता है। और ये किसके बराबर है, आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी। अब टी एफ नॉट कह रहा है, यानी कि प्योर बेंजीन का हमारा कह रहा है फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 5.45। और सोल्यूशन का क्या है फ्रीजिंग पॉइंट, जो कि टी एफ होगा 3.55। लिख दो, जो चीज दी है पुट करते जाओ, डिग्री सेल्सियस में ही है। ठीक है। आई आपका कुछ ऐसा इलेक्ट्रोलाइट वगैरह तो कुछ है नहीं, आपका C2H2Cl4 है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है। इंटू के एफ आपको निकालना ही है। मोलैलिटी पूछी है, मोलैलिटी आपको निकालनी पड़ेगी, मतलब मोलैलिटी निकालनी है। तो मोलैलिटी क्या है, मोल्स ऑफ सोल्यूट 7.24 ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ C2H2Cl4। ईच कार्बन का 12 डालोगे, ईच हाइड्रोजन का 1 डालोगे, ईच क्लोरीन का 35.5 डालोगे, तब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा 24 प्लस 2 प्लस 142, अल्टीमेटली 168 ग्राम पर मोल। तो मोल्स ऑफ C2H2Cl4 यानी कि मोल्स ऑफ सोल्यूट आए दिस मच, डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सॉल्वेंट क्या है, बेंजीन है, तो बेंजीन का मास कितना दिया है, 115.3 ग्राम दिया है, डिवाइड बाय 1000 करोगे केजी में आ जाएगा। यहाँ से के एफ निकाल लोगे, के एफ आपका कितना आ जाएगा, 5.083 डिग्री सेल्सियस पर मोलल। ये आपका के एफ आ गया।
ठीक है। यूनिट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट में तो हो सकता है केएफ की यूनिट्स ही पूछ ले। जेईई मेन के इजी क्वेश्चन और नीट में क्या पूछा जा सकता है, केएफ की यूनिट ही पूछी जा सकती है। तो और इस मोलैलिटी को क्या लिख सकते हो आप, मोल पर केजी भी लिख सकते हो। तो इसकी दूसरी यूनिट क्या हो सकती है, केएफ। मतलब दूसरी तरीके से कैसे लिख सकते हो, डिग्री सेल्सियस पर मोल केजी। आप ऐसे भी लिख सकते हो, यानी कि इसको ऐसे लिख दोगे, डिग्री सेल्सियस मोल इनवर्स, ठीक है, केजी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि इसको क्या लिखोगे, मोलैलिटी को, मोलल को क्या लिखोगे, मोल पर केजी, केजी ऊपर चले जाएगा। तो डिग्री सेल्सियस केजी मोल इनवर्स, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो यूनिट्स भी पूछी जा सकती है केएफ की। हो सकता है दो चार ऑप्शन है, केएफ पूछा है, दो ऑप्शन में यूनिट ही गड़बड़ है केएफ की, तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए। कई क्वेश्चन आप इस तरीके से हैंडल कर सकते हो। आगे बढ़े। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वो कहता है एक सोल्यूशन हमने बनाया 6.35 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट डिजोल्व इन 500 ग्राम वाटर। उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी हमें दिया है, यानी कि ये क्या है, हमारा टीएफ है, ठीक है। और वाटर है हमारा सॉल्वेंट, यानी कि टीएफ नॉट कितना हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। के एफ दे रखा है उसने, पानी का नहीं देता तो भी 1.86 हम लेते। मोलर मास ऑफ सोल्यूट हमसे पूछा है, ठीक है। तो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा टी एफ इक्वल टू टी एफ नॉट माइनस टी एफ इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू मोलालिटी। टी एफ नॉट हमें पता है पानी का नॉर्मल, हमारा पानी का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस, माइनस सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हमें दिया है माइनस का 0.465 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू आई, नॉन इलेक्ट्रोलाइट आई की वैल्यू 1 इंटू के एफ की वैल्यू 1.86। मोलालिटी की वैल्यू आप निकालोगे क्योंकि मोल्स ऑफ सल्यूट होगा, यानी कि 6.35 ग्राम नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, वही हमारा सल्यूट है, डिवाइड बाय इट्स मोलर मास निकालना ही है। और अपॉन में क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सॉल्वेंट क्या है, पानी है, पानी 500 ग्राम है, केजी में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 1000। यहां से आप मोलर मास निकालोगे तो आपका कितना आएगा, 50.8 ग्राम पर मोल आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछे अलग अलग तरीके से जा सकते हैं, फ्रेम कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन, लेकिन सॉल्व है भाई ऐसे होगा। देखो सिंपल क्वेश्चन है, एक ही फॉर्मूला है, एक एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला, एक डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला है, उसी में घुमा फिरा के कुछ कुछ करेगा, ठीक है। आगे बढ़ जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है अब कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सोल्यूशन 2.4 ग्राम कंपाउंड 60 ग्राम बेंजीन, ये तो सोल्यूशन बनाया हमने, इसका फ्रीजिंग पॉइंट है 0.10 डिग्री सेल्सियस लोअर देन दैट ऑफ प्योर बेंजीन। मतलब हमें क्या दिया है, डेल्टा टी एफ दिया है। ये क्या है, डेल्टा टी एफ इतना कम है, मतलब ये डिफरेंस है, डिफरेंस मतलब डेल्टा टी एफ। हमसे मोलर मास ऑफ कंपाउंड पूछा है, के एफ हमें दिया हुआ है, तो अपने को क्या सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू मोलालिटी। डेल्टा टी एफ हमें दिया हुआ है 0.10 डिग्री सेल्सियस। आई आपका कुछ आपको पता नहीं लग रहा, सिंपल कंपाउंड दिया, आई की वैल्यू 1 डाल लोगे, के एफ की वैल्यू उसने दी हुई है 5.12, सॉल्वेंट के लिए डिफाइंड होता है, बेंजीन के लिए दिया हुआ है, ठीक है। इंटू मोलालिटी, मोलालिटी क्या है, मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी कि 2.4 तो ग्राम कंपाउंड है और यही सल्यूट है, और बेंजीन क्या है, सॉल्वेंट है। तो मोल्स ऑफ सल्यूट के लिए 2.4 ग्राम डिवाइड बाय इट्स मोलर मास, जिसे हमें कैलकुलेट करना है, और डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी है कितना, 60 ग्राम है बेंजीन, वो सॉल्वेंट है, और उसको 1000 से डिवाइड करके केजी में कन्वर्ट कर लो, यहां से मोलर मास निकाल लो, कितना आएगा 2048 ग्राम पर मोल आपका आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। काइंड ऑफ रिपीटेटिव क्वेश्चंस हैं, पर प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है भाई, जिससे कि हम क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ पाए कि कैसे क्वेश्चन फ्रेम करता है, ठीक है। अगला करें, ठीक है, थोड़ा सा अलग करें, चलो करते हैं। अब ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन है, थोड़ा ठीक क्या मतलब, थोड़ा सा अलग से, कि अच्छा हाँ इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का क्वेश्चन ऐसे भी बनाया जा सकता है, क्या मोल कंसेप्ट का भी कुछ इंटीग्रेशन हो सकता है इसमें, देखो सब हो सकता है।
को इसने क्या कह रहा है, एलिमेंट है एक्स और वाई, ये कंपाउंड बना रहे हैं, दो कंपाउंड बना रहे हैं, एक का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला XY2 है, एक का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला XY4 है। ठीक है, अब आपने क्या करा, व्हेन डिसॉल्व्ड इन 20 ग्राम ऑफ बेंजीन, ठीक है, 20 ग्राम बेंजीन में आपने क्या मिलाया, 1 ग्राम XY2, ठीक है, इट लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट बाय 2.3 डिग्री, जबकि 1 ग्राम XY4 को आपने अगर किस में मिलाया, ऑब्वियसली 20 ग्राम बेंजीन में मिलाया, कि अगर आपको 20 ग्राम बेंजीन में आपने 1 ग्राम XY2 मिलाया तो 2.3 डिग्री से फ्रीजिंग पॉइंट कम हो रहा है, लेकिन आपने 1 ग्राम XY4 को अगर 20 ग्राम बेंजीन में मिलाया तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना कम हुआ, 1.3 डिग्री सेल्सियस कम हुआ। आपको मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट बेंजीन का यानी कि KF आपको दिया हुआ है, ये क्या है, KF है, तो KF दिया हुआ है। दो दो अलग अलग सोल्यूशन बने एक तरीके से, दोनों का आपको लगाना पड़ेगा, आपको डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू मोलालिटी। और आपसे क्या पूछा है, एटॉमिक मास ऑफ एक्स एंड वाई पूछ रहा है ना, एक्स एंड वाई के एटॉमिक मास पूछ रहा है। सपोज एक्स का एटॉमिक मास मैं बोल दूं A, और मान लो A, और y का एटॉमिक मास में मान लूं B। एटॉमिक मास जो होते हैं रिलेटिव एटॉमिक मासेस होते हैं विद रिस्पेक्ट टू 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 के रिस्पेक्ट में एटॉमिक मास डिफाइंड होते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास होते हैं, तो ये यूनिटलेस होते हैं। मोलर मास हमारे ग्राम पर मोल होती है यूनिट, तो एटॉमिक मास और मोलर मास में अंतर है। और एटॉमिक मास जैसे होता है रिलेटिव एटॉमिक मास, वैसे ही मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो भी रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास होता है, लेकिन मोलर मास उसकी यूनिट होती है ग्राम पर मोल। ठीक है, अब आपके क्या है, दो सोल्यूशन है, एक XY2 का सोल्यूशन है जिसमें XY2 मिला है आपने, इसके लिए आप लगाओगे डेल्टा TF कितना है 2.3 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू I 1 ही लोगे इंटू KF, ठीक है, KF ही लिख दो, ठीक है, इंटू मोलालिटी। मोलालिटी अब आप लिखोगे XY2 की, यानी कि 1 ग्राम मिलाया XY2 20 ग्राम बेंजीन में, तो मोल्स ऑफ XY2 यानी कि 1 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ XY2। और मोलर मास ऑफ XY2 क्या होगा, आपका एटॉमिक मास X का A है और Y का B है, और तो आपका कितना हो जाएगा XY2 का A+2B हो जाएगा सिंपली। मोलर मास ऑफ किसका, XY2, तो मास ऑफ XY2 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ XY2, इससे क्या आ गए, मोल्स ऑफ XY2 आ गए, डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट यानी कि बेंजीन इन केजी जो कि 20 ग्राम मिला है, 20 ग्राम डिवाइड बाय 1000। ऐसे ही आप XY4 सोल्यूशन के लिए निकालोगे। डेल्टा TF कितना है 1.3 डिग्री सेल्सियस, कह रहा है क्वेश्चन में, आई को 1 लोगे, KF ही है, ठीक है। मोलालिटी अब किसकी आएगी, XY4 की आएगी, और कितने ग्राम डाला है आपने XY4, 1 ग्राम XY4 यानी कि मोल्स ऑफ XY4, ठीक है। मोलर मास ऑफ XY4 कितना हो जाएगा, A+4B हो जाएगा, डिवाइड बाय क्या आएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट यानी कि मास ऑफ बेंजीन इन केजी, 20 ग्राम बेंजीन में मिला है तो 20/1000 हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया, आपका ये एक इक्वेशन बन गई है। बताओ बनी कि नहीं बनी। आप KF की वैल्यू भी सब्सटीट्यूट कर सकते हो 1.86, नहीं तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो। देखो कैसे सॉल्व कर सकते हो, आप एक काम करो, डिवाइड कर दो, ठीक है। देखो अब दो इक्वेशन बनी है, दो वेरिएबल हैं A और B, आप इसको सॉल्व कर सकते हो, कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। सपोज मैं डिवाइड कर दूं, ठीक है, सपोज मैं डिवाइड कर दूं, तो डिवाइड करके ये क्या आ जाएगा, ठीक है। एक काम कर सकते हैं, आप इसको 1.86 ले लो, ठीक है, 1.86 हो जाएगा KF, ठीक है, दिए सॉरी 5.1 दिया हुआ है उसने 5.1, ठीक है। यहाँ से आपकी दो इक्वेशन बन जाएंगी, ठीक है। और सॉल्व वॉल्व तो क्या करने की ज़रूरत है कि कर लोगे, ठीक है, कर लोगे सॉल्व, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो मैं सीधा ही आंसर लिख देता हूँ, ठीक। A कितना आ जाएगा 25.585, और B कितना आ जाएगा 42.642। एक पॉसिबल
तरीका मैं ओरली बता देता हूँ कि आप इसे सॉल्व कैसे कर सकते हो। देखो दो एक एक ए है वेरिएबल, एक बी है वेरिएबल, ठीक है? आप क्या मान सकते हो, सपोज़ a प्लस 2b को आप x मान लो, ठीक है? आप ऐसे ही x मान लो और a प्लस 4b को आप ऐसे ही y मान लो, ठीक है? अच्छा, अब क्या करो, डिवाइड कर लो, x और y में एक रिलेशन आ जाएगा, ठीक है? x और y में एक रिलेशन आ जाएगा, ठीक है? x और y में रिलेशन आ जाएगा, आप x को फिर a प्लस 2b सब्स्टिट्यूट कर देना और y को a प्लस 4b सब्स्टिट्यूट कर लेना, या फिर आप इसको सीधा ही डिवाइड कर दो, a और b में एक रिलेशन आ जाएगा, ठीक है? a और b में रिलेशन आ जाएगा, उसको किसी में भी फिर आप क्या करो, आप किसी भी एक इक्वेशन में उसको पुट कर दो और उसकी वैल्यू निकाल लो, ठीक है? यहाँ पे आप इसे डिवाइड करके ए और बी में रिलेशन निकाल लो, ए और बी में रिलेशन निकाल लो और ए की वैल्यू या तो इसमें पुट कर दो या बी की वैल्यू इसमें पुट कर दो, किसी भी या तो ए की वैल्यू बी के टर्म में पुट कर दो या बी की वैल्यू ए के टर्म में पुट कर लो, आपका ए आ जाएगा और ए और बी में जो रिलेशन निकाला है वहां से बी भी आ जाएगा। तो अगर आप करोगे तो देखो कितना आएगा, आप ए का जब रिलेशन निकालोगे तो आप डिवाइड करके तो ए 0.6 बी आ जाएगा, ए 0.6 टाइम्स ऑफ बी आ जाएगा, तो ए 0.6 टाइम्स ऑफ बी आएगा, उसको आप इसमें पुट करो सपोज, तो यहाँ से आपका ए को 0.6 बी पुट करोगे तो यहाँ से आपका बी आ जाएगा 42.642, फिर ए को 0.6 बी निकालोगे, ए कितना हो जाएगा 0.6 टाइम्स ऑफ बी, बी कितना है 42.642 और आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, सिंपल। यूनिट कोई होगी नहीं एटॉमिक मास की, सिंपल, दो इक्वेशन दो वेरिएबल आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? मैंने बता दिया, हालांकि इतनी पैपे करने की मेरे को जरूरत नहीं थी, लेकिन तुम्हें कॉन्फिडेंस आना चाहिए भाई कि तुम कर सकते हो, ठीक है? थोड़ी कैलकुलेशन गंदी हो सकती है, लेकिन है तो क्या, क्या करें, करना तो है, करना है, ठीक है? क्वेश्चन है तो करना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि हमें मोलर एलिवेशन कांस्टेंट के बी बताना है फॉर वाटर, ठीक है? कैलकुलेट करना है, एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.1 मोलर यूरिया सोल्यूशन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हमें पानी की दी हुई है, ठीक है? तो कई बार होता है कि हम एक ये फॉर्मूला भूल जाते हैं, लेकिन आप ये ज़रूर ध्यान रखो, इसीलिए मैंने क्वेश्चन भी दिया है कि के बी जो होता है, मैंने ये बात नोट करके, सब टीचर लिखवाते हैं कि जो दोनों के बी और के एफ होती है, ये प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट होती हैं, और किसी भी सॉल्वेंट के लिए के बी आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, आर इंटू टी बी नॉट स्क्वायर इंटू मोलर मास, ऑब्वियसली सॉल्वेंट का ही, क्योंकि सॉल्वेंट के लिए डिफाइंड है तो मोलर मास भी सॉल्वेंट का ही होगा, और डिवाइडेड बाय एल वी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है? ये एल वी वो नहीं है जो आपका ब्रांड है, ये एल वी आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। एल वी आपका क्या होगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होगा, जिसको आप जूल पर मोल या कैलोरी पर मोल में लोगे, और अगर एल वी जूल पर मोल में ले रहे हो तो आर की वैल्यू 8.314 लोगे, और अगर एल वी कैलोरी पर मोल में ले रहे हो तो आर की वैल्यू 2 लोगे, ठीक है? टीबी नॉट क्या है आपका, टीबी नॉट आपका बॉइलिंग पॉइंट है उस सॉल्वेंट का इन प्योर फॉर्म, तो बॉइलिंग पॉइंट होगा सॉल्वेंट का इन प्योर फॉर्म, ऑब्वियसली टेम्परेचर को आप केल्विन में लेते हो, और मोलर मास को यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि केजी पर मोल में लोगे, केजी पर मोल में लोगे, क्योंकि यहाँ सब एसआई यूनिट में लेते हैं सब चीज, तो मोलर मास ग्राम पर मोल में होता है, लेकिन केजी पर मोल में लोगे, लेकिन वाटर का 18 ग्राम पर मोल होता है, लेकिन 18 इंटू 10⁻³ लोगे इस फॉर्मूले में, तो ये बात अपने को ध्यान होनी चाहिए मोलर मास वाली, खास तौर पे ये गड़बड़ कर देते हैं हम लोग, ठीक है? तो अब अपने को एक बार बात समझ में आ गई तो हम कर लें। अब आर हमें एलवी किस में दिया है, किलो कैलोरी पर मोल में दिया, तो आर को हम कैलोरी वाली यूनिट में ले आने की 2 लें, ठीक है? इंटू टी बी नॉट स्क्वायर, हमें क्या लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, ठीक है? और ये हमें दिया हुआ है, ठीक है? ये क्या है बेसिकली, टी बी नॉट ही तो है, ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो ये टी बी नॉट ही तो दिया हुआ है, ठीक है? केल्विन में, तो 2 इंटू 373.15 ये हो गया टी बी नॉट स्क्वायर इंटू मोलर मास, अब मोलर मास पानी का वही 18 इंटू 10⁻³ केजी पर मोल, ध्यान रखना ऐसा यूनिट्स में, ये सब बातें लिख लिया करो अगर आपको याद नहीं रहती हैं तो। डिवाइड बाय लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितना 9.72 है, तो किलो कैलोरी पर मोल में है, तो इसे आप कैलोरी पर मोल में कन्वर्ट करोगे इंटू 10⁻³ करके, ठीक है? अब इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 0.515 डिग्री सेल्सियस पर मोलल, ठीक है? ये तो आया के बी। अब आपको क्या निकालना है कि बॉइलिंग पॉइंट निकालना है सोल्यूशन का, इस सोल्यूशन का, तो अब क्या निकालोगे, नाउ अपना आपका नॉर्मल फार्मूला जो अभी तक कर रहे थे, एक स्टेप बढ़ गया ना, डेल्टा टी बी इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू मोलालिटी, अब तो पुरानी वाली बात है,
तो डेल्टा टीबी कितना है अपना, क्या होगा, टीबी माइनस टीबी नॉट, और टीबी नॉट है 373.15 इज इक्वल टू आई, यूरिया तो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है नहीं तो आई की वैल्यू 1, के भी हमने निकाला 0.515 और मोलैलिटी उसने दी हुई है कितनी 0.1, तो यहाँ से हमारा क्या टीबी आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा 373.20 केल्विन, एज सिंपल एज दैट। तो पहला हमारा ये था, इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, के बी जो होता है सॉल्वेंट के लिए डिफाइंड होता है, के एफ अगर हमारे यहाँ पे के एफ होता, ठीक है, तो वो भी सॉल्वेंट के लिए डिफाइंड होता। आर आप किस में लोगे, क्या तो कैलोरी वाली में अगर एलवी कैलोरी पर मोल में ले रहे हो तो आप आर की वैल्यू 2 लोगे, और एलवी अगर आप जूल में ले रहे हो तो आर की वैल्यू 8.314 लोगे। टीबी तो हमेशा आप केल्विन में ही लोगे, अगर के एफ होता तो यहाँ टी एफ नॉट आ जाता, और मोलर मास ये भी आप सॉल्वेंट का ही लोगे क्योंकि के बी के एफ सॉल्वेंट के लिए डिफाइंड है, लेकिन इसे के जी पर मोल में लोगे, सिंपल। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक सोल्यूशन है 0.643 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इन 50 ml बेंजीन, ठीक है, और डेंसिटी भी हमें दी हुई है, ठीक है, लोअर्स इट्स फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, ये फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ से यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, यानी कि ये क्या है, ये टी एफ है और ये क्या है टी एफ, सॉरी ये टी एफ नॉट है और ये टी एफ है, ठीक है, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है मतलब जो सोल्यूशन है उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम है और जो ओरिजिनल सॉल्वेंट था उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो सिंपल है। के एफ बेंजीन का भी हमें दिया हुआ है, मोलर मास ऑफ कंपाउंड हमसे पूछा है, तो हम क्या करेंगे, जब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वाला है तो डिप्रेशन में नहीं जाना है आपको, सिंपली डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी इक्वल टू टी एफ नॉट माइनस टी एफ, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, आई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आई की वैल्यू 1 ही डाल दोगे, के एफ आपको दिया हुआ है बेंजीन के लिए 5.12 यानी कि बेंजीन सॉल्वेंट है, इनटू मोलैलिटी, मोलैलिटी आपका क्या होगी, मोल्स ऑफ सल्यूट यानी कि मोल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 0.643 बाय मोलर मास, ये हो गया मोल्स ऑफ सल्यूट यानी कि मोल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, डिवाइड बाय क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब अपने को मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं पता है, यहाँ हम अटक गए। तो जब कलम अटक जाए तब क्वेश्चन में देखो कुछ दिया होगा, दिया है डेंसिटी दिया है, डेंसिटी दिया है, और क्या होती है डेंसिटी, होती है मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि मास होती है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, यही तो रिलेशन होता है। अब बस मास अगर आप सॉल्वेंट का लोगे तो डेंसिटी भी सॉल्वेंट का और वॉल्यूम भी सॉल्वेंट का, मास आपको किसका चाहिए, बेंजीन का चाहिए, ठीक है, इसको मैं डब्ल्यू बोल देता हूँ, ठीक है, मास को वेट बोल देता हूँ, सपोज केमिस्ट्री में मास और वेट एक ही बात। अब डेंसिटी कितनी है, ये बेंजीन की डेंसिटी, ठीक है, अब क्वेश्चन से आइडिया लग रहा है कि ये बेंजीन की डेंसिटी दी होगी, नहीं तो और तो कोई अपने पास ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है, 0.879 इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम भी दिया है बेंजीन का कितना 50 ml, ठीक है, अगर ये ग्राम पर ml में है, ये ml में है, तो ऑब्वियसली आएगा किस में, ग्राम में आएगा, तो 43.95 ग्राम, ये क्या आ गया आपका मास ऑफ बेंजीन आ गया, ये मास किसका आया, ठीक है, आप ऐसे या तो लिख लो फॉर बेंजीन, ये सब चीज़ हमने किसके लिए करी, बेंजीन के लिए लगाई, ठीक है, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम यानी कि मास डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी पता थी वॉल्यूम भी पता था, मल्टीप्लाई करके हमने निकाल लिया मास, तो मोल्स ऑफ सल्यूट, मोलालिटी में मोल्स ऑफ सल्यूट हमने निकाल दिए, डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट यानी कि मास ऑफ बेंजीन इन केजी 43.95 तो हमारा आया ग्राम में, डिवाइड बाय 1000 कर दोगे तो केजी में भी आ गया। टी एफ नॉट अपने को पता है देखो 5.51 है, माइनस टी एफ 5.03, यहाँ से और कोई वेरिएबल है नहीं, एक ही वेरिएबल है एम डब्ल्यू, तो मॉलिक्यूलर वेट यानी कि मोलर मास कितना आ जाएगा 156.056 ग्राम पर मोल, ठीक है, नियरेस्ट इंटीजर में 156, सिंपल। तो क्वेश्चन भी हो गया बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। फिर क्लबिंग है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन मतलब सॉल्वेंट है पानी, दैट बॉइल्स एट
104 डिग्री सेल्सियस, मतलब 104 डिग्री सेल्सियस क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन है, मतलब टीबी है। और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन पूछ रहा है, मतलब टीएफ पूछ रहा है। एक्वस सोल्यूशन है, मतलब सॉल्वेंट क्या है, पानी है। अगर सॉल्वेंट पानी है तो हमें क्या बात समझ में आई, हमें बात समझ में आई कि जो टीएफ नॉट है, यानी कि वाटर का प्योरस्ट फॉर्म में जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। और वाटर का जो फ्री बॉइलिंग पॉइंट है, यानी कि प्योर फॉर्म में टीबी नॉट है, वो 100 डिग्री सेल्सियस है। वाटर का के बी के एफ दिया हुआ है, क्योंकि सॉल्वेंट पानी है तो के बी के एफ भी हमें पानी का ही चाहिए, तो उसी का दिया हुआ है इसने। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को दो चीज पता है, उसी चीज को रिलेट करेंगे। एक तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी, और डेल्टा टी बी इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू मोलैलिटी। ठीक है, अब इसे आप क्या कर दो, डिवाइड लगा दो, फिर से क्या करोगे और। ठीक है, डिवाइड मार दोगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ अपॉन डेल्टा टी बी। डेल्टा टी एफ को क्या लिख दोगे, टी एफ नॉट माइनस टी एफ। ठीक है, अपॉन में डेल्टा टी बी माइनस टी बी नॉट। अब ये बात हो चुकी है, बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा कैसे होगा। ठीक है, इक्वल टू के एफ अपॉन के बी, आई ने आई को मार देगा और एम को मार देगा। अब टी एफ नॉट हमें पता है 0 है, 0 पुट कर दो, माइनस टी एफ। ठीक है, निकालना ही है। ठीक है, डिवाइड बाय टी बी हमें पता है 104, और वाटर का टी बी नॉट हमें पता है 100 है, इक्वल टू के एफ गिवन है 1.86, और अपॉन में के बी वो भी गिवन है 0.51। तो यहाँ से एक वेरिएबल तो हमारा आएगा कि नहीं आएगा, के एफ बिल सॉरी टी एफ आएगा, बिल्कुल आएगा। क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली नेगेटिव में आएगा, 14.588 डिग्री सेल्सियस। अगर इसी क्वेश्चन में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पूछा जाता तो आपका आंसर होता 14.588 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 0 माइनस माइनस 14.588 होता, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू यही होती, बस नेगेटिव साइन की जगह पॉजिटिव होता डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पूछता तो थोड़ा सा पूछने से ही अंतर बदल जाएगा एकदम आंसर का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, हो गया। आगे बढ़े, बिल्कुल बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। ठीक है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है, मस्ट बी एडेड। सपोज मैं मान लेता हूँ W। ठीक है, सपोज मैं मान लेता हूँ W ग्राम टू 0.4 kg ऑफ वाटर। 0.4 kg मतलब 400 ग्राम, 400 ग्राम पानी में कितना इथाइलिन ग्लाइकॉल डालें टू प्रोड्यूस अ सोल्यूशन दैट फ्रीजेज एट -5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ये क्या है आपका TF है। ठीक है, और इतने पानी में ऐड करा जा रहा है, मतलब पानी क्या है, सॉल्वेंट है। पानी सॉल्वेंट है, मतलब KF भी किसका लेंगे, पानी का लेंगे। TF नॉट भी किसका होगा, पानी का होगा। हम सिंपली करें अब, डेल्टा TF इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी। ठीक है, डेल्टा TF आपका क्या होगा, TF नॉट माइनस TF इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी। ठीक है, अब TF नॉट क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, माइनस TF तो हमें दिया हुआ ही है -5। ठीक है, इज इक्वल टू आई को आप 1 मान लोगे, इथाइलिन ग्लाइकॉल है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, वांट ऑफ फैक्टर 1 ही होगा। ठीक है, और के एफ पानी का आपको अब याद होना चाहिए 1.86, यहाँ नहीं दिया, देखो याद होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया था, नहीं दिया था उसमें। अब आपको मोलैलिटी निकालनी है, मोलैलिटी मतलब मोल्स ऑफ सल्यूट, यानी कि मास ऑफ सल्यूट, यानी कि मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल डिवाइड बाय इट्स मोलर मास। इसका मोलर मास निकाल लो, ईच कार्बन का 12, ईच हाइड्रोजन का 1, ईच ऑक्सीजन का 16। तो 24 प्लस 6 प्लस 32, 62 ग्राम पर मोल आ जाएगा। तो W/62 आ गए मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, यानी कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। और सॉल्वेंट है कितना, 0.4 kg है पानी, तो 0.4 से डिवाइड कर दोगे सिंपली, तो यहाँ से आपका W आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। कितना आएगा, 66.7 66.67 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकॉल आपका यहाँ से सॉल्व करके आ जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी अपने को नहीं है, हमने W ग्राम माना था। इथाइलिन ग्लाइकॉल सिंपली हमारा
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वाला चीज़ लगानी है और सॉल्व करना है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आगे बढ़े, बिल्कुल बढ़ते हैं। ठीक है, ये अब ये इतना बड़ा क्वेश्चन देख के डरो मत, स्टेप बाय स्टेप करना है। हमसे क्या कह रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट हमें निकालना है इन फॉलोइंग सोल्यूशंस। 0.25 मोलर ग्लूकोज इन एथेनॉल। ठीक है, अब एथेनॉल सॉल्वेंट होगा तो उसका हमें डेटा दिया हुआ है, उसका हमें नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट यानी कि ये क्या है हमारा टीबी नॉट है, ये टीबी नॉट दिया हुआ है, के बी दिया हुआ है, ठीक है, टी एफ नॉट भी दिया हुआ है नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट, और के एफ भी दिया हुआ है। तो ये सब हमें डेटा दिया हुआ है, सॉल्वेंट का डेटा हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो हम पहला पार्टी करें पहले। ठीक है, कि 0.25 मोलर ग्लूकोज इन एथेनॉल। ठीक है, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों निकालना है। तो फ्रीजिंग पॉइंट के लिए क्या लगेगा, ऑब्वियसली डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू मोलालिटी, और बॉइलिंग पॉइंट के लिए क्या लगेगा, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू मोलालिटी, यही चीज लगेगी। अब डेल्टा टी एफ आपका क्या होगा, पहले हम डेल्टा टी एफ निकालते हैं। ठीक है, देखो अगर हम बात करें आई, क्या ग्लूकोज है आपका सल्यूट, तो आई की वैल्यू तो 1 ही होगी। ठीक है, के एफ की वैल्यू अभी हम डाल देते हैं, मोलालिटी की वैल्यू 0.25 ही होगी। ठीक है, ऐसे यहाँ भी होगी, आई की वैल्यू तो 1 ही होगी, के बी की वैल्यू भी एथेनॉल की डाल देते हैं देख के, और मोलालिटी की वैल्यू 0.25 ही होगी क्योंकि उसने दिया हुआ है। ठीक है, अब के बी के एफ हम वहां से देख लेते हैं। तो एथेनॉल का के बी क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें 1.22, 1.22 दिया हुआ है, 1.22 लिख दो। ठीक है, और एथेनॉल का के एफ हमें दिया हुआ है 2, तो ये चीज सेट हो गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब डेल्टा टीबी होता क्या है, टीबी माइनस टीबी नॉट, यही होता है। डेल्टा टीबी क्या होता है, टीबी माइनस टीबी नॉट। हमें बॉइलिंग पॉइंट निकालना है सोल्यूशन का, यानी कि टीबी माइनस टीबी नॉट, और टीबी नॉट हमें पता है क्या, बिल्कुल दिया हुआ है, एथेनॉल का टीबी नॉट दिया हुआ है 78.4, सब क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अब यहाँ से सॉल्व करोगे तो टीबी आ जाएगा, और ऐसी डेल्टा टी एफ को क्या लिखोगे, टी एफ नॉट माइनस टी एफ, टी एफ नॉट माइनस टी एफ, और टी एफ नॉट हमें दिया हुआ है एथेनॉल का, सॉल्वेंट के देखते हैं ना सब, तो टी एफ नॉट हमें दिया हुआ है कितना, माइनस का 114.6, -114.6 हमें दिया हुआ है। तो हम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। अब टी एफ आ जाएगा यहाँ से, और वहाँ से टी बी आ जाएगा, तो टी एफ आएगा -115.1 डिग्री सेल्सियस, और टी बी आ जाएगा हमारा 78.705 डिग्री सेल्सियस। क्या करा, डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू मोलालिटी, मोलालिटी गिवन थी, के बी के एफ सॉल्वेंट के लिए होते हैं, और हमें डेटा दिया हुआ है सॉल्वेंट के लिए। ठीक है, तो ग्लूकोज और एथेनॉल दो ही चीज थी, तो ऑब्वियसली एथेनॉल ही सॉल्वेंट है, तो एथेनॉल का हमें डेटा भी दिया था, तो के बी के एफ की वैल्यू रख दी। आई ग्लूकोज है तो ग्लूकोज के लिए आई की वैल्यू 1 ही होगी। डेल्टा टी एफ नॉट माइनस टी एफ नॉट की वैल्यू सॉल्वेंट के लिए रखते हैं, तो सॉल्वेंट का हमने नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट रख दिया। ऐसी डेल्टा टीबी को टीबी माइनस टीबी नॉट, और टीबी नॉट किसका, सॉल्वेंट का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट देख के एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट रख दिया गिवन जो था, और हमने टीबी और टीएफ कैलकुलेट कर लिया, सिंपल। दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, 20 ग्राम डेकेन और 50 ग्राम क्लोरोफॉर्म CHCl3, इसका आपको फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। ठीक है, डेकेन क्या होगा, देखो डेकेन इज एल्केन, एल्केन का जनरल फॉर्मूला 9 10 में पढ़ते हैं, CnH2n+2, तो एन की वैल्यू 10 डाल दोगे तो डेकेन का जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू 10 डाल दोगे तो C10H22 हो जाएगा। इसका मोलर मास निकालोगे तो ईच कार्बन का क्या 12 लेते हुए और ईच हाइड्रोजन का 1 लेते हुए आप मोलर मास कितना निकाल दोगे, इसका आ जाएगा 142 ग्राम पर मोल। ठीक है, ऐसे ही CHCl3 का मोलर मास अगर आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है, जरूरत पड़ेगी निकाल देंगे, कोई जरूरत नहीं है, देखते हैं। ठीक है, अभी ये ध्यान रखो 20 ग्राम डेकेन इन 50 ग्राम CHCl3, तो हमें क्या सेम चीज करनी है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी। ठीक है,
और डेल्टा टी बी इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू मोलैलिटी। ठीक है, अब डेकेन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आई की वैल्यू तो 1 ही होगी, आई की वैल्यू 1 ही होगी। ठीक है, के एफ के बी, हमें 3 का डेटा दिया हुआ है, 3 सॉल्वेंट का, वाटर, क्लोरोफॉर्म, इथेनॉल, इसमें से है कौन सा, इसमें क्लोरोफॉर्म है, तो क्लोरोफॉर्म की के एफ की वैल्यू लिख देंगे वहां से। तो क्लोरोफॉर्म की के एफ की वैल्यू कितनी आएगी, 4.68 दी हुई है, तो 4.68 लिख दिया, इनटू मोलैलिटी हमें निकालनी पड़ेगी। ठीक है, टी डेल्टा टी एफ को क्या लिखेंगे, टी एफ नॉट माइनस टी एफ, टी एफ नॉट माइनस टी एफ, और टी एफ नॉट किसका लेंगे, क्लोरोफॉर्म का लेंगे, दिया हुआ है डेटा, नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट -63.5 क्लोरोफॉर्म का। ठीक है भाई, जिसका डेटा दिया है वही तो लिखोगे, तो माइनस टी एफ इक्वल टू आई 1 हो गया, डेकेन ऑर्गेनिक कंपाउंड 1, के एफ क्लोरोफॉर्म का देख के लिख दिया, इनटू मोलैलिटी, मोलैलिटी क्या होगा, मोल्स ऑफ, मोलैलिटी कैसे निकलेगा, मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मोल्स ऑफ सल्यूट क्या है, मोल पहले बताओ, सल्यूट कौन है, डेकेन है, सॉल्वेंट कौन है, CH Cl3 है। कैसे पता चला, सॉल्वेंट ज्यादा अमाउंट में होता है, सल्यूट कम अमाउंट में होता है। दूसरा तरीका, सॉल्वेंट का डेटा दिया हुआ है, क्लोरोफॉर्म का डेटा दिया है तो क्लोरोफॉर्म ही सॉल्वेंट है, के भी सॉल्वेंट का दिया होता है। ठीक है, तो 20 डेकेन क्या हो गया हमारा, सल्यूट हो गया, तो मोल्स ऑफ सल्यूट के लिए 20 बाय इट्स मोलर मास, यानी कि 20/142 अभी कैलकुलेट करा, डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, सॉल्वेंट कितना है 50 ग्राम है, केजी में यानी कि क्लोरोफॉर्म 50 ग्राम है, डिवाइड बाय 1000 करोगे तो केजी में आ जाएगा, यहाँ से टीएफ निकाल लोगे, माइनस का 76.68 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ऐसे ही डेल्टा टीबी क्या लिखोगे, टीबी माइनस टीबी नॉट, टीबी नॉट किसका, सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट कौन है, क्लोरोफॉर्म है, दिया है डेटा 61.2 इक्वल टू आई, डेकेन ऑर्गेनिक कंपाउंड आई 1 हो गया, के बी सॉल्वेंट का कौन है, क्लोरोफॉर्म है, क्या है 3.63 दिया हुआ है, इनटू मोलैलिटी, मोलैलिटी जैसे पहले निकाली थी, मोल्स ऑफ डेकेन 20/142 मोल्स आ गए, डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी जो कि कितना है 50/1000 है, यहाँ से आप कैलकुलेट कर लोगे टीबी जो कि कितना आ जाएगा 71.42 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, तो ये भी हो गया। ठीक है, अब तीसरा पार्ट करते हैं। तीसरा पार्ट क्या कह रहा है, 4 ग्राम NaOH है और 200 ग्राम पानी में डाला है। ठीक है, तो इसका करते हैं, और पानी क्या है ज़्यादा अमाउंट में लिया और डेटा भी पानी का दिया है, तो सॉल्वेंट इज वाटर और सल्यूट इज NaOH, ये बात मानते हुए करना है। ठीक है, तो सी पार्ट 4 ग्राम NaOH इन 200 ग्राम वाटर। ठीक है, इसकी मोलैलिटी निकाल लें, क्योंकि हमें दोनों में ही मोलैलिटी डालनी है, तो मोल्स ऑफ सल्यूट यानी कि NaOH यानी कि 4/40, मोलर मास ऑफ NaOH कितना हो जाएगा 40 ग्राम पर मोल, तो मोल्स हो जाएंगे 4/40 डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, सॉल्वेंट क्या है पानी, तो 200/1000 सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.5 मोलर, मोलर आ जाएगा, मोलैलिटी 0.5 आ जाएगी। ठीक है, अब अपने पास दो चीज़ें हैं, एक तो डेल्टा TF इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी, और दूसरा डेल्टा TB इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू मोलैलिटी। ठीक है, इसको बीच में लकीर खींच दो, कर दो सेपरेटली। ठीक है, डेल्टा TF को क्या लिखोगे, TF नॉट माइनस TF, TF नॉट क्या होगा वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट जो कि 0 होता है प्योर फॉर्म में, माइनस TF जो कि निकालना है, इक्वल टू आई। ठीक, अब आई कितना होगा NaOH के लिए, NaOH इज एन इलेक्ट्रोलाइट, NaOH किस में टूटेगा Na प्लस और OH माइनस में, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, अल्फा 100% मानोगे जब तक कुछ नहीं दिया। ठीक है, कोई डेटा तो दिया नहीं है, तो अल्फा 100%, तो आई कितना 2, दो आयंस में ब्रेक हो रहा है ना, Na प्लस और OH माइनस, तो आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, इंटू के एफ किसके लिए, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कौन, पानी, पानी के लिए दिया हुआ है, वैसे हमें याद भी है लेकिन दिया हुआ भी है 1.86 इंटू मोलैलिटी 0.5, यहाँ से TF आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 1.86 डिग्री सेल्सियस, बट डेटा थोड़ा देख देख के लिखना है, इस वजह से थोड़ा सा
लंबा पड़ सकता है थोड़ा करने में। ठीक है, डेल्टा टीबी ऐसी करोगे, टीबी माइनस टीबी नॉट, वाटर टीबी नॉट किसका, वाटर का, दिया बाय डेटा 100, वाटर का क्यों, क्योंकि वाटर सॉल्वेंट है, इज इक्वल टू आई अगेन 2 हो जाएगा। NaOH के लिए देखेंगे, के बी का वैल्यू दिया हुआ है, ये तो पता भी है 0.51। ठीक है, 0.51 दिया हुआ है, वैसे 0.52 याद रखते हैं लेकिन 0.51 दिया है तो वही लिखेंगे, इंटू मोलैलिटी 0.5 निकाली अभी हमने, यहाँ से टीबी आ जाएगा, कितना आएगा 100.51 डिग्री सेल्सियस, सिंपल। तो ये भी आ गया, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत, थर्ड पार्ट भी हो गया। अब हमारा एक और पार्ट है। ठीक, अब चौथे पार्ट में क्या है, चौथा पार्ट थोड़ा अच्छा है, इसको मार्क भी कर लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कह रहा है, 0.45 मोल इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड 0.15 मोल KBr इन 200 ग्राम वाटर। ठीक है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऑब्जर्व्ड मोल्स निकालने पड़ेंगे। ऑब्जर्व्ड मोल्स का क्या मतलब है, ठीक, आपके पास दो, आपने दो मोल्स आपने डाले हैं ना, मतलब दो अलग अलग टाइप के आपने सल्यूट मिलाया है, और दो दो का वांट ऑफ फैक्टर भी अलग है, इसका वांट ऑफ फैक्टर 2 हो जाएगा, के बी आर किस में टूटेगा, के प्लस और बी आर माइनस में, और अल्फा नहीं दिया तो आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, यानी कि इसके लिए आई की वैल्यू कितनी है, 2 है, और इथाइलिन ग्लाइकॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसके लिए आई की वैल्यू 1। ठीक, तो दो सोल्यूट है, तो डेल्टा टी एफ में क्या, आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी, यही होता है, यही चीज होती है। तो अब आप क्या लोगे, अब आप क्या करोगे इस केस में, क्योंकि आपका एक कंपाउंड तो है नहीं, आपके कई कंपाउंड है, दो कंपाउंड है, एक के आई की वैल्यू 1 है, एक में 2 है, तो क्या डेढ़ ले लोगे, लेकिन दोनों के मोल्स बराबर नहीं है, तो कैसे करोगे, ये बात है। ठीक है, तो इसको थोड़ा देख लो ध्यान से, इसका मैं प्रोसीजर बता देता हूँ। इसमें क्या करते हो आप, बेसिकली इन टाइप के क्वेश्चन में आप ऑब्जर्व्ड मोल्स निकाल लेते हो। ऑब्जर्व्ड मोल्स क्या है, अब ये देखो, डेल्टा टी एफ में आप अपना नॉर्मल वाला फॉर्मूला, कि मतलब के एफ इंटू मोलैलिटी, आई कहाँ गया, बता रहे हैं अभी आई कहाँ गया, सब्र करो, आई हम इसी में ऊपर जो ऑब्जर्व लिखा उसी में इनकॉर्पोरेट कर देंगे, और डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी। ठीक है, अब क्या करोगे आप इसे, ठीक है, अब आप समझो कि आपका सॉल्वेंट क्या है, दो सल्यूट है, सॉल्वेंट तो आपका पानी ही है 200 ग्राम वाटर, तो आपका क्या, देखो इतनी चीज तो आप निकालोगे कि डेल्टा टी एफ को क्या लिखोगे, टी एफ नॉट माइनस टी एफ, और टी एफ नॉट वाटर के लिए 0, तो ये कितना होगा, 0 माइनस टी एफ हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू के एफ, और पानी के लिए के एफ कितना, 1.86। ठीक, अब यहाँ पे क्या लिखोगे, मोलैलिटी में मोल्स ऑफ सल्यूट, मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 200 ग्राम पानी है, तो 200/1000 डिवाइड में तो ये आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर क्या आएगा, मोल्स ऑफ सल्यूट आएगा, तो यहाँ पे हम ऑब्जर्व्ड मोल्स लेते हैं, ऑब्जर्व्ड की कितने मोल्स ऑब्जर्व हुए। ठीक है, और इसी में आई इनकॉर्पोरेट हो गया, तो आई अलग से की जरूरत नहीं है। ठीक, ऐसी डेल्टा टी बी अगेन, वाटर हमारा सॉल्वेंट है तो क्या होगा, टीबी माइनस टीबी नॉट, और वाटर के लिए हमारा टीबी नॉट कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू के बी, के बी दिया हुआ है क्वेश्चन में वाटर के लिए 0.51 इंटू मोलैलिटी, मोलैलिटी अगेन मोल्स ऑब्जर्व्ड, यानी कि मोल्स ऑफ सल्यूट ऑब्जर्व्ड, क्योंकि दो टाइप के सल्यूट है, एक के बी आर है और दूसरा हमारा इथाइलिन ग्लाइकॉल है, दोनों की आई की वैल्यू भी अलग है, इस वजह से ये तरीका लगा रहे हैं, डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या पानी है इन केजी, 200/1000, ये हो गया। अब यहाँ से अगर हम मोल्स ऑफ ऑब्जर्व्ड कुछ डाल दें, यहाँ पे कैसे निकालते हैं वो सीखो बस। ठीक, बाकी चीज तो वो करोगे, अब मोल्स ऑफ ऑब्जर्व डाल दोगे तो आपका काम आ जाएगा। तो इसमें आप कैसे करते हो, बेसिकली N1I1 प्लस N2I2 ठीक अप टू सो ऑन, जितने भी सल्यूट, दो सल्यूट होते हैं, दो से ज़्यादा, यहाँ दो हैं, ठीक, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो आप उस तरीके से करोगे। अब आपको देखो, इथाइलिन ग्लाइकॉल पहला सल्यूट कितने मोल लिए, 0.45 लिए, आई की वैल्यू क्या है इसके लिए, इथाइलिन ग्लाइकॉल के लिए 1 है, प्लस दूसरा सल्यूट क्या है, के बी आर, इसके मोल कितने लिए, 0.15 लिए, इसके आई की वैल्यू कितनी है, 2 है, और कोई सल्यूट है नहीं, और होता तो उसके लिए भी N1 N3I3 भी ऐड कर देते उसमें। ठीक, तो इतना हमारे ऑब्जर्व मोल्स आए, कैलकुलेट कर सकते हैं, इसे कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 0.75 मोल्स आ जाएंगे। बस आप क्या करो, इसको पुट कर दो ऑब्जर्व मोल्स में,
तो यहाँ से आपका TF कितना आ जाएगा, माइनस का 1.86 इंटू 0.75 डिवाइडेड बाय 200/1000 को आप लिख दोगे 0.2। सिमिलरली आप TB कितना आ जाएगा, 100 प्लस 0.51 इंटू मोल्स ऑब्जर्व को आप क्या लिख दोगे, 0.75 और डिवाइड बाय 0.2। तो TF आ गया यहाँ से माइनस का 6.975 डिग्री सेल्सियस, ये आ गया आपका TF। और TB कितना आ गया, 101.9125 डिग्री सेल्सियस, ये आपका आ गया TB। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, जब सोल्यूट आपका एक से ज़्यादा हो, तो आपको आई वांट ऑफ फैक्टर को इस तरीके से इनकॉर्पोरेट करना होगा। ठीक, तो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, लेकिन आपको इसको ध्यान रखो, इंपॉर्टेंट है। एडवांस में, मेंस के अच्छे लेवल के क्वेश्चंस में चीज़ पूछी जा सकती है, बिल्कुल पूछी जा सकती है। ठीक है, नीट में इसकी आने की प्रोबेबिलिटी कम है, तो नीट वाले बच्चे चाहें तो इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट फॉर एसिटिक एसिड इज 3.6 केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, 3.6 केल्विन केजी पर मोल आपको दिया है, किसके लिए, KF दिया है एसिटिक एसिड के लिए, मतलब एसिटिक एसिड आपका क्या है, सॉल्वेंट है। एक सोल्यूशन बना है, 1 kg कोई हाइड्रोकार्बन लिया, उसको 100 ग्राम एसिटिक एसिड में मिलाया और फ्रीज कर रहा है वो 16.14 डिग्री सेल्सियस पे, इंस्टेड ऑफ यूजुअल 16.60, यानी कि यूजुअली तो इस पे करता था, यानी कि ये TF नॉट हो गया, और बाद में कर रहा है इस पे, यानी कि ये TF हो गया। तो यानी कि 16.6 से कम हो गया 16.14 पे, मतलब डिप्रेशन हो गया फ्रीजिंग पॉइंट का। ठीक है, तो डेल्टा TF हम निकाल लेंगे, KF हमें पता है। ठीक, और हाइड्रोकार्बन कह रहे हैं इट कंटेन 92.3% कार्बन। ठीक है, तो कोई इसमें खास बात नहीं है, अपना सिंपल हमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाना है। डेल्टा TF कितना हो जाएगा, आप निकाल लो, डेल्टा TF इज इक्वल टू आई इंटू KF इंटू मोलैलिटी। ठीक है, डेल्टा TF कितना हो जाएगा, 16.60 माइनस 16.14, यानी कि कितना हो जाएगा, 0.46, यानी कि 6, सीधा ही लिख दूँ, 0.46 लिख देता हूँ ना, 0.46 हो जाएगा। ठीक है, आई कितना 1 है, हाइड्रोकार्बन तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, I1 KF दिया हुआ है 3.6 इंटू मोलैलिटी, मोलैलिटी क्या, मोल्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, यानी कि मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सॉल्वेंट क्या, एसिटिक एसिड है। ठीक, तो सॉल्वेंट कितना लिया है, 100 ग्राम लिया एसिटिक एसिड, डिवाइड बाय 1000, और ऊपर मोल्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, यानी कि 1 बाय मोलर मास। तो यहाँ से आपका मोलर मास आ जाएगा क्या हाइड्रोकार्बन का, बिल्कुल आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 78.26 ग्राम पर मोल। तो मोलर मास ऑफ हाइड्रोकार्बन आ गया। अब क्या कह रहा है कि आपको फॉर्मूला बताना है, अगर 92.3% कार्बन है इसमें। ठीक, तो जनरल हाइड्रोकार्बन आपका क्या होता है, CXHY, मान लो आप सपोज हाइड्रोकार्बन है, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन है, तो CXHY। ठीक, तो CXHY है, तो आप इससे क्या लिख सकते हो कि जो 78.26 मोलर मास आया, ये क्या आया, कैसे निकालोगे, आप निकालते हो ईच कार्बन का 12 इंटू है कितने, X कार्बन प्लस ईच हाइड्रोजन का 1, और है कितने, Y कार्बन, Y हाइड्रोजन। तो यहां से बेसिकली X और Y में एक रिलेशन आया। ठीक, और दूसरा क्या पता है हमें, दूसरा पता है कि परसेंटेज जो कार्बन है वो कैसे निकालेंगे, कार्बन का मास, कार्बन का मास इस हाइड्रोकार्बन में कितना है, ईच कार्बन का है 12 ग्राम पर मोल, और है कितने कार्बन, X है, डिवाइड बाय टोटल। ठीक, टोटल कितना है, 12 ईच कार्बन का, और है कितने, X प्लस ईच हाइड्रोजन का 1, और है कितने हाइड्रोजन, Y। ठीक, यही होगा, या टोटल को आप सीधा 78.26 भी तो लिख सकते हो, टोटल को आप 78.26 भी लिख सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, टोटल को आप क्या लिख सकते हो, 78.26 लिख सकते हो,
कि ये इसकी वैल्यू क्या होगी, यही तो होगी 12x प्लस वाई की वैल्यू यही होगी, तो 78.26 लिख लो इक्वल टू दिया वाई कितना इंटू 100 करोगे, ये आया फ्रैक्शन ऑफ कार्बन, परसेंट के लिए इंटू 100 करोगे 92.3%। भाई परसेंटेज ऑफ कार्बन के लिए मास ऑफ कार्बन यानी कि 12 एक एटम का होता है इंटू एक्स एटम है, तो ये हो गया मास ऑफ कार्बन डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ दिस कंपाउंड, तो टोटल मास क्या है आपका, यही तो है, ये है इंटू 100 इक्वल टू 92.3 मोल कंसेप्ट सिंपल। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लोगे, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 6.019। ठीक, आप x की वैल्यू निकाल के इसे सब्सटीट्यूट करोगे यहाँ पे, y की वैल्यू भी आ जाएगी, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6.032। ठीक, यानी कि x की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली y के बराबर है और दोनों किसके बराबर है, लगभग 6 के बराबर है, तो हाइड्रोकार्बन कौन सा हो गया आपका C6H6 हो गया। ठीक, मोस्ट प्रॉब्ली बेंजीन, और भी कुछ हो सकता है। ठीक है, क्लियर। तो थोड़ा सा मोल कंसेप्ट का थोड़ा सा हमने बेसिक्स और एकदम बेसिक्स ऑफ मोल कंसेप्ट की, परसेंटेज बाय मास और ये सब चीज़ हमने, और मोलर मास वाली जो सिंपल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उसको इनकॉर्पोरेट करके इस तरीके से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक है, चलो थोड़ा एक अलग टाइप का क्वेश्चन भी देख लिया, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन कर दो, लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या है ना, बेसिकली आईआईटी में आया हुआ है, पर ये इनकरेक्ट क्वेश्चन है, फर्जी क्वेश्चन है। क्यों फर्जी क्वेश्चन है मैं समझाता हूँ। क्या कह रहा है कि हमें बॉइलिंग पॉइंट बताना है, मैच करना है बेसिकली केबी के साथ। ठीक, अब हमें क्या है, देखो समझो बात को, केबी के साथ, तो केबी इज डिफाइंड फॉर सॉल्वेंट, इतनी बात समझ में आती है, इट इज डिफाइंड फॉर सॉल्वेंट। ठीक है, अच्छा, और अगर इनको हमें एक्स वाई जेड के लिए केबी दिए हुए हैं ये, तो एक्स वाई जेड भी सॉल्वेंट है, ये भी समझ में आ गया कि अगर एक्स वाई जेड के लिए हमें केबी बताना है कि केबी कौन सा है, मतलब एक्स वाई जेड भी हमारे क्या है, सॉल्वेंट है ना। और डेल्टा टी बी क्या होगा आपका, के बी इंटू मोलालिटी होगा। डेल्टा टी बी क्या होगा, के बी इंटू मोलालिटी होगा। आई की बात है ही नहीं, आई लिख लो, लेकिन आई का भी यहाँ से लेना देना है ही नहीं। ठीक, ये होगा। और अब हमारा, और के बी हम कैसे निकालते हैं, याद करो, के बी क्या होता है, आर इंटू टी बी नॉट स्क्वायर इंटू मोलर मास और डिवाइड बाय लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक, अब आर तो सबके लिए सेम ही होगा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। ठीक, टीबी नॉट हर सॉल्वेंट के लिए अलग अलग होगा, बताओ। और मोलर मास उसने क्या दे रखा है, सेम दे रखा है। तो देखो बेसिकली इसने क्या करा, मोलर मास तो सबके लिए दे दिया सेम। ठीक है, एक्स वाई जेड तीन के लिए है तो मोलर मास तो सेम दे दिया। आर तो सेम होता ही है, ठीक, आर तो सेम हो गई। ठीक, आर तो बेसिकली यूनिवर्सल है तो सेम ही है। ठीक, और टीबी नॉट स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, बिल्कुल टीबी नॉट स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा केबी की वैल्यू। लेकिन इसके बारे में तो कुछ नहीं बताया, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोल देता, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन सेम है सबका, लेकिन इसके बारे में इसने कोई बात नहीं करी। तो अब ये थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा कि जो केबी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टीबी नॉट स्क्वायर के। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, जो जैसा क्वेश्चन में समझ रहा है कि के बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी बी नॉट स्क्वायर, यानी कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा उसकी के बी की वैल्यू भी ज़्यादा। ठीक, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा उसकी के बी की वैल्यू भी ज़्यादा। तो क्वेश्चन में के हिसाब से क्या होगा कि के बी आपका एक्स का आपको बताना है कि कौन सा वाला होगा, और के बी वाई का कौन सा होगा, और के बी जेड का कौन सा होगा, भाई यही तो पूछ रहा है। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, इनके बॉइलिंग पॉइंट दिए हुए हैं आपको, ठीक है, इनके बॉइलिंग पॉइंट दिए हुए हैं। तो अब देखो कि x का या y का, देखो y का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है 27, ठीक है, y का बॉइलिंग पॉइंट 27 सबसे कम है, तो इसका के भी सबसे कम होगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो सबसे कम मतलब 0.53, तो y का के भी कितना हो गया 0.53 हो गया।
जेड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है 253, तो इसका केबी भी सबसे ज़्यादा होगा, यानी कि 0.98। और एक्स का केबी बीच में है, यानी कि एक्स का बॉइलिंग पॉइंट बीच में 27 और 253 के बीच में है, तो मिडिल वाली वैल्यू होगी 0.53 और 0.98 के बीच वाली 0.68, तो एक्स का केबी हो गया 0.68। इस तरीके से आप मैच कर दोगे। लेकिन लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वाली बात इसको बोलनी चाहिए थी, तब तक ये अधूरी है। मोलर मास सेम बोल दिया, अच्छी बात है। आर यूनिवर्सल होता है, टीबी नॉट स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो ही गया, लेकिन लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी बोल देता, सेम कंसिडर कर लो तो हो जाता। और सेम क्यों नहीं बोल सकता वैसे, क्योंकि 3 सॉल्वेंट का लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन सेम होना बहुत मुश्किल है, लेकिन बोल सकता था, आप कंसिडर कर लो तो आपका क्वेश्चन हमारे लिए और आसान हो जाता। ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। हमें कई बार एग्जाम की ऐसी भूल चूक माफ करनी होती है और बेस्ट पॉसिबल आंसर देखना होता है, तो वही हमने करा है। ठीक है, चलो, हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन देख लिए, काफ़ी सारे क्वेश्चन देख लिए। अभी के लिए यहीं पे रुकते हैं, इसके आगे और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहो। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी